हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसके हमने थ्योरी क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहां तक किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करें तो इसमें क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दे दी गई है, इसका हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन हमारे क्या है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब सुनील एक पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सुनील एक पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन किस हिसाब से होगी देख लेते हैं। वो पहले फॉर्मेट में आपको समझाता है अकाउंटिंग इक्वेशंस का। तो फॉर्मेट जो आएगा हमारा किस प्रकार से, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे की जाती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कर सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब जो एसेट्स जितनी भी निकल के आ रही है बिजनेस के अंदर, वो इक्वल होनी चाहिए किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है आपकी, बिजनेस के अंदर जो संपत्ति है, वो बराबर होनी चाहिए किसके, कर्ज के और वो पूंजी के। कैपिटल के प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होना चाहिए। जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो अमाउंट आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, एसेट्स के। तो हम देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है उसमें। देखो एसेट्स का फॉर्मेट ये रहेगा इस तरफ, और लायबिलिटीज का किधर रहेगा, ये कैपिटल का इस तरह से तरीके से बना जाएगा। मतलब एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, सुनील स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मतलब सुनील है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितने रुपए से, 1.5 लाख रुपए से। तो सीरियल नंबर 1 पहली अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं हम। एसेट्स में कैश में हम फॉर्मेट बनाएंगे, वो कॉलम बनाएंगे, कॉलम, और कैपिटल में ऐड करेंगे कितना, 1.5 लाख रुपए का। मतलब हमें क्या करना है, एसेट्स में 1.5 लाख रुपए ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे भी आप 1,50,000 लिख लीजिएगा, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। मतलब एसेट्स में कैश फॉर्मेट बनाएंगे हम, कैश कॉलम बनाएंगे, उसमें हम 1.5 लाख रुपए लिखते हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर जो सुनील क्या लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, नकद 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो सीधी बात है, कैश हमारा इंक्रीज होगा, प्लस में जाएगा, प्लस कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। मतलब कि बैंक अकाउंट ओपन कराया जा रहा है, उसमें 25,000 रुपए डाले जा रहे हैं कैश के रूप में। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कैश में से 25,000 माइनस हो जाएगा, और बैंक का हम एक एसेट्स में बैंक का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, 25,000 रुपए उसमें ऐड कर देंगे, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारी न्यू इक्वेशन आएगी। न्यू इक्वेशन में कैसे करेंगे, देखो 1.5 लाख थे हम पे, जो कि सुनील बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए वो बिजनेस में लगा रहे थे, जिसमें से 25,000 रुपए वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो सीधी बात है, कैश हमारा क्या हो, कम हो जाएगा 25,000। तो न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे, 1,25,000 कर देंगे। ठीक है। फिर 25,000 रुपए हम बैंक में कर देंगे। ये तो आगे के आप बात में जानना है, ये बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह जो है। फिर कैपिटल में क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 1.5 लाख ही होगा, क्योंकि 1,25,000 हमारा है वो कैश में, और बैंक में 25,000 है, दोनों मिला के कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तो कैपिटल में क्या करेंगे, 1,50,000 ही लिख देंगे। ठीक है। अब ट्रांजेक्शन थर्ड में क्या है वो देख लेते हैं। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फॉर्म बैंक अकाउंट। मतलब जो सुनील थे उन्होंने क्या किया, अपनी पर्सनल कार सेल कर दी 50,000 रुपए में, और जो 50,000 रुपए आए थे वो क्या करे, वो बिजनेस में फर्म के बैंक अकाउंट पे ऐड कर दिए। तो क्या होगा इसमें, बैंक अकाउंट प्लस हो जाएगा। मैं आपको उसी में दिखाता हूँ, ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। तो थर्ड में क्या हुआ, बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज बढ़ गए उसमें, है ना, इंक्रीज हो गए, ऐसे प्लस का लगा देना इसमें। प्लस कैपिटल भी 50,000 बढ़ गई।
मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से वो बिजनेस में अमाउंट लगा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सुनील ने पर्सनल कार अपनी सेल कर दी, तो जो 50,000 रुपए मिले उनके पर्सनल कार सेल करने पे, तो उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपए वो बिजनेस के अंदर लगाया है, बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए लगाए हैं। तो क्या वो कैपिटल हमारी बढ़ी है, 50,000 रुपए हमारे पास आए, पूंजी बढ़ी है, तो कैपिटल भी 50,000 ऐड हो जाएंगे और बैंक में 50,000 रुपए प्लस कर देंगे। यही होगा इसमें। न्यूकेशन कैसे की जाएगी, तो कैश का 1,25,000 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। और पहले क्या था, हम पे 25,000 रुपए बैंक में थे, 50,000 और मिल गए जो हमने कार सेल करी, उसका जो अमाउंट मिला, तो 75,000 रुपए हो जाएंगे हमारे बैंक में। फिर कैपिटल कितनी आएगी, हम पे 1.5 लाख पहली कैपिटल थी, प्लस 50,000 रुपए और मिल गई है ना, जो कार सेल करके हमने जो 50,000 रुपए वो फर्म के अंदर डाले थे, फर्म के बैंक अकाउंट के अंदर, तो 50,000 बढ़ गए, 1.5 लाख प्लस 50,000 कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। इतना समझ आया आपको थर्ड क्वेश्चन तक, थर्ड ट्रांजेक्शन तक। इसके बाद हम फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या थी, परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज। वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग एंड फर्नीचर को, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए। तो सीधी बात है, 1 लाख रुपए अमाउंट जो है माइनस हो जाएंगे, और एक उसमें से कैश में, एक बार देख लेते हैं कैश में से पूछा गया, उसमें से पहले थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। देखो 1 लाख रुपए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई ट्रांजेक्शन आ रही है उसमें शो नहीं किया गया कि बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं फिर कैश से कर रहे हैं, तो सीधी बात है, कोई अगर शो नहीं किया गया है कि बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो सीधी बात है वो कैश से पे हो रही है, तो माइनस कैश से ही होगा। देखो जैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारा कि परचेज करें बिल्डिंग एंड फर्नीचर को 1 लाख रुपए का, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसे बैंक से माइनस नहीं करेंगे, कैश से माइनस करेंगे। जब बैंक में आएगा बाई बैंक या बाई चेक, तो उसमें बैंक में से माइनस होगा वो, तो इसमें कुछ शो नहीं किया गया था, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मली कैश से होगा माइनस, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जब उन्होंने क्या किया, वो फर्नीचर एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो फर्नीचर एंड बिल्डिंग का एक हम वो कॉलम बनाएंगे, फॉर्मेट में ऐड कर देंगे परचेज वो बिल्डिंग एंड फर्नीचर को, तो उसमें क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और माइनस कितना कर दें, 1 लाख रुपए कैश से, मतलब फर्नीचर एंड बिल्डिंग का तो अमाउंट जो कॉलम में जो 1 लाख रुपए आएंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कैश में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। मतलब समझे मेरे कहने का मतलब जो सुनील थे उन्होंने क्या किया, फर्नीचर एंड बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो जो 1 लाख रुपए थे कैश से उन्हें कैश पे किया वहां पे, तो 1 लाख रुपए क्या होंगे, फर्नीचर एंड बिल्डिंग के कॉलम में 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, और जो पेमेंट हमारे पास से गई है कैश में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। तो इसकी एक फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं हम, किस हिसाब से होगी, देखो 1,25,000 हमारे पास था, जिसमें से वो फर्नीचर एंड बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए, तो माइनस हो गया, कितना बचा हम पे, 25,000 रुपए बचे, ठीक है। और बैंक का 75,000 रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है, और 1 लाख रुपए किसका हो जाएगा, फर्नीचर एंड बिल्डिंग में 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो 2 लाख रुपए कैपिटल में रखेंगे। उसके बाद हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, उसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000 रुपए। मतलब जो सुनील थे वो क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, किससे, राम से, वो भी उधार में। तो सीधी बात है, गुड्स स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 50,000 रुपए का, और क्रेडिटर में कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। नहीं, क्रेडिटर भी बढ़ेगा, मतलब गुड्स भी बढ़ेगा हमारा और क्रेडिटर भी बढ़ेगा। देखिए जैसे कि स्टॉक हमारा बढ़ गया 50,000 रुपए, और साथ के साथ क्रेडिटर भी बढ़ गया, लायबिलिटी में क्रेडिटर भी बढ़ गया। रिन्यूकेशन किस हिसाब से करेंगे, देखो 25,000 इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो इसको 25,000 ही रहने देंगे। बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं है, 75,000 ये भी रहेगा। फर्नीचर एंड बिल्डिंग का भी 1 लाख रुपए रहेगा। स्टॉक जो है 50,000 रुपए नोट कर देंगे न्यूकेशन के अंदर, और लायबिलिटीज में वो क्रेडिटर्स का 50,000 रुपए ऐड कर देंगे। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, वो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो इफेक्ट है हमारे किसमें आएगा, इसमें आया, स्टॉक में आया है, और लायबिलिटीज के क्रेडिटर साइड में आया है, ठीक है। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। ही पेड कार्टेज ₹500। मतलब कि वो पहले देख लो कि कार्टेज मतलब होता क्या है। आपका डाउट आएगा कि कार्टेज होता क्या है, कार्टेज में वर्ड दिया गया, कार्टेज क्या होता है। कार्टेज ये होता है कि जैसे बिजनेस
फर्म से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी स्टॉक या गुड्स, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो वो कार्टेज, उसका जो खर्चा आएगा ना, जो भी एक्सपेंस है वो कार्टेज कहलाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं, मेरे पास क्या है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने स्टेशनरी से व्हाइट बोर्ड ऑर्डर कर दिया, तो उसका जो खर्चा आ रहा है ना, मतलब कि वहां से यहाँ आने का, मतलब कि स्टेशनरी से मेरे पास आने का, जैसे 50 रुपए आ रहे, 50 रुपए, तो जो 50 रुपए क्या है मेरे लिए कार्टेज है। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड है या जो भी वो मेरे लिए क्या है, ये एक, ये अलग एग्जांपल नहीं चलेगा। जैसे मैं मान लीजिए कि मेरी मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कपड़े की, मान लीजिए कपड़े की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ वेंडर्स तक वो कपड़े प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ उनके पास तक। तो जो मैं भेज रहा हूँ कपड़ों को उनके पास, तो उसका जो खर्चा आया है, मेरे पास से जो कपड़े वेंडर्स तक जा रहे हैं या कस्टमर तक जा रहे हैं, वो जो खर्चे मेरे लिए क्या है, वो कार्टेज में आएंगे, समझे? जो भी अमाउंट आएगा, 50,000, 7,000, 5,000, जो भी आएगा, वो अमाउंट रहेगा मेरे लिए कार्टेज का। ठीक है, समझिए इतना। सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है ना, जो भी खर्चे आएंगे सामान का इधर से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, जो भी खर्चे आएंगे वो कार्टेज कहलाएंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, जो भी एक्सपेंस होगा उसका। तो ही पेड कार्टेज कितना, 500 रुपए। तो क्या करोगे आप, 500 रुपए जो है कैश से माइनस कर दोगे, कार्टेज के है ना, तो कैश से माइनस कर दोगे, और कैपिटल से भी सीधी बात है 500 रुपए माइनस हो जाएंगे। मतलब आपके पास से कैश कम हो रहा है, कैश हमारे क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स कैपिटल में इंक्लूड रहते हैं, तो 500 रुपए कैपिटल से भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन देख लेते क्या होगी। देखो 25,000 लास्ट टाइम थी हमारे न्यू लास्ट इक्वेशन में, तो इसमें से 500 रुपए नया फैक्ट जो है कार्टेज का, तो 500 रुपए माइनस हो गया, कितना हो गया ये, 24,500 रुपए। 75,000 रुपीज हमारे क्या रहेंगे, ये बैंक के रहेंगे, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। 1 लाख रुपए हमारे फर्नीचर के हैं, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। स्टॉक के 50,000 के 50,000 रहेंगे, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड के जो क्रेडिटर है ये भी 50,000 ही रहेगा, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और आपका क्या होगा, जो कैपिटल हमारे के 2 लाख रुपए थे, जिसमें से 500 रुपए हमने माइनस कर दिए हैं, तो ये कितना हो गया, 1,99,500 रुपए। इसमें से हम 500 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, 7 ट्रांजेक्शन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम। He sold to Syam on credit goods costing 6,000 रुपए for 90,000 रुपीज। वो श्याम को, मतलब जो ये सुनील नाम है ना, सुनील जो है वो श्याम को उधार सामान सेल कर रही है, कितने का, 90,000 रुपए, पर उसकी कॉस्ट कितनी थी, 6,000 रुपए। तो इसको देख लेते क्या करना है हमें, 7 करना, हाँ। तो 90,000, 9,000 है वो, सॉरी, इसको 9,000 रुपए कर देते, गलती से एक जीरो पड़ गया है, ये 9,000 रुपए है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो इसमें क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे, नया फॉर्मूले एक नया कॉलम बनाएंगे डेब्टर नाम का। डेब्टर क्या होता है आप जानते ही हो, जिससे हमें पैसा मिलेगा, फर्म को जिस पर्सन से पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो पर्सन फर्म के लिए क्या वो डेब्टर कहलाएगा। अगर वही फर्म को पे करना होता किसी पर्सन को, तो वो क्रेडिटर होता है ना। तो सीधे बड़े डेब्टर एसेट्स में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेब्टर का कॉलम ऐड कर देंगे। डेब्टर का जो हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो सीधी बात है जो स्टॉक है हमारा 5-6 हज़ार रुपए का माइनस हो जाएगा। मतलब 6,000 रुपए जो हम उधार सामान सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, श्याम को। तो जो 6,000 रुपए का सामान हमारे पास से क्या हो रहा है, 6,000 रुपए का स्टॉक जा रहा है हमारे पास से, माइनस हो रहा है, प्लस मतलब माइनस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक से ही तो कम होगा, हम सामान को सेल करेंगे तो स्टॉक सीधी बात है माइनस होगा। तो 6,000 रुपए हमारे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे स्टॉक में से। 90,000 रुपए डेब्टर्स के नाम पे, क्योंकि पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिसीव होता हम कैश में ऐड करते या फिर बैंक में करते, पर हमें रिसीव नहीं हुआ, वो फ्यूचर में रिसीव होगा, तो डेब्टर हम क्या करेंगे, 9,000 रुपए ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं है इसमें। 3,000 रुपए हमारा क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल 3,000 रुपए भी ऐड कर देंगे हमें, और कुछ नहीं है ज्यादा। 7 क्वेश्चन समझ आया। मतलब कि सुनील जो है श्याम नाम के एक पर्सन को 9,000 रुपए का सामान सेल कर रहे थे उधार में, पेमेंट वो तुरंत ही मिली थी सुनील को, वो पेमेंट बाद में मिलेगी उससे। उधार सामान 9,000 रुपए का सेल किया, जो सामान उन्होंने 9,000 रुपए का सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 6,000 रुपए।
और मुनाफा कितने का हुआ, 3,000 रुपए का हुआ। तो सेम यही था, मतलब कि जो हम माइनस क्या करेंगे, स्टॉक को माइनस करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो स्टॉक हमारा माइनस हो रहा है कितने का, 6,000 रुपए का। और वो कितने रुपए का हम सामान सेल करें, 9,000 रुपए का, तो प्लस 9,000 रुपए डेप्टर से हम लिख देंगे। फिर वो कितने रुपए का हमें फायदा हो रहा है, तो 3,000 रुपए हमें जो फायदा हो रहा है वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन कर लेते हैं किस हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ आपको। 24,500 रुपए कैश की रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 75,000 रुपीज हमारे स्टॉक के रहेंगे, वो सॉरी बैंक के रहेंगे। 1,00,000 रुपए हमारा फर्नीचर एंड बिल्डिंग का रहेगा। स्टॉक का हमारा जो 50,000 था, 6,000 रुपए माइनस हो जाएगा उसमें, तो हमारे पास कितना स्टॉक बचा, 44,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक बचा। और डेप्टर्स नाम का नया जो कॉलम आया है एसेट साइड में, तो 9,000 रुपए हम ऐड कर देंगे नया इसमें। और लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स है वो उतने 50 का 50,000 ही रहेगा। चेंजेस आएगा किसमें हमारा, ये कैपिटल में। जो हमारे पास 1,99,500 रुपए रह रहे थे, 1,99,500, वो प्लस हो जाएंगे 3,000 रुपए, तो कितना हो गया, 2,02,500 रुपए। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। 7 का इसमें क्या करते हैं, क्या नहीं आया। उसका ना 8 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, कितना, 1,000 रुपए। अब ये टेनेंट्स क्या होता है, ये भी आपका दिखता है, मतलब हमें रेंट रिसीव हो रहा है कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। किससे, किराएदारों से। हमारी कोई बिल्डिंग थी, वो हमने खरीदी, किराए पे छोड़ दी, तो वहां से 1,000 रुपए हमें किराएदारों से, जो उस रूम पे रह रहे थे, हमारी बिल्डिंग जो किराए पे रह रहे थे लोग, तो 1,000 रुपए हमें रेंट के रिसीव हो गए हैं। तो हमें क्या करेंगे, 1,000 रुपए हम वो ऐड कर देंगे, कैपिटल में भी 1,000 ऐड कर देंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो, एसेट साइड में 1,000 रुपए हमारा ऐड हो जाएगा, टेनेंट से जो हमें मिला है, और कहीं नहीं आएगा। फिर कैपिटल में 1,000 रुपए ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। किराएदारों से हमें पैसा मिल ही रहा है, तो सीधी बात है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। कहीं नई जगह से पैसा आ रहा है ना, तो वो है इसमें। तो न्यू केस हम फिर से कर देंगे, 1,000 रुपए इसमें बढ़ा देंगे, कितना होगा, 25,500 ही हो जाएगा। इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बैंक में नहीं आएगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर में नहीं आएगा, स्टॉक में भी नहीं आएगा, डेप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और लायबिलिटी के क्रेडिटर साइड में भी नहीं आएगा। और प्लस जो चेंजेस आएगा आपका कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा। जो कि आपका 2,02,500 था, अब हो जाएगा वो 1,000 बढ़ के कितना, 2,03,500 रुपए, 2,03,500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, फिर 90 इक्वेशन में देख लेते हैं क्या है। 90 इक्वेशन में रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, 1,500 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब कि रिसीव हो रहा है हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट किससे, टेनेंट से, कितना, 1,500 रुपए। जो किराएदार थे हमारे, उनसे 1,500 रुपए हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से 1,500 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं। तो सीधी बात है, कैश के 1,500 रुपए हमारे बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर्स में भी आपका 1,500 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हाँ देखो, कैश में हमारा क्या होगा, 1,500 रुपए बढ़ जाएगा, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट में लायबिलिटी साइड में भी 1,500 बढ़ जाएंगे। अब आपका डाउट आएगा, कैश का तो हमें समझ आ गया 1,500 ऐड हो रहा है क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है, पर ये जो लायबिलिटी साइड में 1,500 बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, क्यों आपके डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक कॉलम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये मैं बता देता हूँ। देखो, 1,500 रुपए हम किराएदारों से ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसलिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या एक तरीके का कर्जा है, जब तक हम उसका भुगतान नहीं कर देंगे तब तक वो हमारे पास कर्जा ही रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ लो मेरी बात आप ना, मतलब आप कहीं किराए पे जाओ, कुछ बच्चे होंगे जो रेंट पे रहते होंगे, तो वो क्या करते होंगे, अपने लैंडलॉर्ड को क्या करते होंगे, कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कुछ अमाउंट पे करते होंगे, तो वो लैंडलॉर्ड पे देखो 15 जो भी अमाउंट हो वो रिसीव तो होगा, प्लस में जब तक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की वैलिड रहेगा, जब तक तब तक वो लायबिलिटी रहेगी किसके ऊपर, लैंडलॉर्ड के ऊपर। जो भी अमाउंट हो उसकी लायबिलिटी रहेगी, वो उसका काम है उस काम को करना। मतलब समझ रहे हो। यस, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये इससे हटके, ये तो समझा दिया मैंने आपको, ऐसी एंटी ट्रांजैक्शन की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, आप सब क्या करो, मेरे को फीस दे रहे हो, जो भी फीस होगी वो आप मेरे को दे रहे हो पर मंथ के लिए। तो एक महीने के क्या है, मेरे पास कर्जा बढ़ गया है। किस चीज का कर्जा है, वो अमाउंट का कर्जा नहीं है, मेरे पास इस चीज का कर्जा है। एक महीने तक मेरे को आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करनी है, पूरा सिलेबस कराना है, पूरे महीने में आपको पढ़ाऊंगा। मैं एडवांस में ले तो ले रहा हूँ आपसे फीस, जो भी ले रहा हूँ फीस मेरे को रिसीव हो रही है, पर मेरे पास क्या हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है।
जो अमाउंट जो होगा हमारा, आपका जो भी दोगे 1000 1200 1500 जो भी दोगे आप, वो मेरे पास क्या है, एक कर्जा पड़ रहा है पूरे महीने के लिए। तो समझिए आप मेरे कहने का मतलब क्या है। लायबिलिटी साइड में क्या है, मैं अगर अपनी अकाउंटिंग करूँ अपनी फर्म की, तो मेरे लिए क्या है, जो 1500 रुपए, जो भी 1500 ही ले लो आप, 1500 रुपए आप मेरे को जो दे रहे हो फीस के नाम पे, तो 1500 रुपए जो मेरे पास, आप तो मेरे को पे कर रहे हो, कैश रिसीट मेरे को हो रहा है, पर जो 1500 रुपए पास, वो 1500 रुपए जो मेरे पास आ रहे हैं, वो एक तरीके लिए मेरे लिए कर्जा है पूरे महीने के लिए। समझ गए आप मेरे कहने का मतलब। तो वैसे ही जो वो सुनील है, जो इन्होंने बिल्डिंग रेंट पे दी थी टेनेंट्स को, उनकी तरफ से सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक अमाउंट आया 1500 रुपए का, पर लायबिलिटी होगा वो हमारे लिए। हमारे पास कैश रिसिप्ट तो हो रहा है, और साथ के साथ वो हमारी लायबिलिटी भी है। क्यों है, क्योंकि 1500 रुपए पूरे, जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो वैलिडिटी है, तब तक के लिए लायबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, तो 1500 रुपए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी लिखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होगी, देखो 25,500 रुपए था, जिसमें से 1500 रुपए और बढ़ गए कैश में, तो कुल मिला के कितने हो गए, 27,000 रुपए। ठीक है, और बैंक वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आया, इसको ऐसे ही रहने देना। सिक्योरिटी डिपॉजिट का नया कॉलम बनाए पे, तो आप 1500 रुपए इसमें भी ऐड कर देंगे। फिर आपका जो कैपिटल है वो 2,03,500 रुपए ये रहेगा। फिर 10 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं उसमें क्या है। 10 ट्रांजेक्शन में परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100, मतलब कि स्टेशनरी का सामान खरीदा जा रहा है 100 रुपए का। तो इसमें आप क्या करोगे, सीधी वाले कैश में से माइनस कर दोगे 100 रुपए। नहीं, 10 पे। तो आप क्या करोगे, ये 100 रुपए कैश में से माइनस कर दोगे। पर अब देखो, अमाउंट जब रिसीव होता है हमें कैश में, तो सीधी वाले कैश में भी इंक्रीज होता है, कैपिटल में भी होता है। अगर वही अमाउंट हमारा कैश से माइनस हो रहा है, तो सीधी सी बात है, हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे, क्यों, बाहर जा रहा है वो अमाउंट। तो 100 रुपए हमारे क्या होंगे, कैश से माइनस हो जाएंगे, कैपिटल से भी हम 100 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे होगी इसकी, 27,000 रुपए थे, जिसमें से 100 रुपए माइनस हो गए, कितना हुआ, 26,900 रुपए हो गए। 75,000 रुपए यही रहेंगे, 1,00,000 रुपए हमारा फर्नीचर में रहेगा। 44,000 रुपीज हमारे क्या रहेंगे, स्टॉक की स्टॉक में रहेंगे, और डेप्टर्स से 9,000 रुपए, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सब ऐसे लिख देना आप। ठीक है, फिर जो 2,03,500 रुपए था हमारा किसमें, कैपिटल में, वही 100 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा, 2,03,400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 11th देख लेते हैं, 11th ट्रांजेक्शन में क्या है, इन्वेस्ट इन शेयर्स पर्सनल, कितना, 50,000 रुपए, मतलब इन्वेस्ट किया जा रहा है शेयर्स पे पर्सनल में, कितना, 50,000 रुपए। जो सुनील है वो इन्वेस्ट करें शेयर्स में, कितना, 50,000 रुपए। तो आप क्या करोगे 50,000 रुपए, 11th है ना, तो सीधी बात है 50,000 रुपए हम बैंक से पे करेंगे। शेयर्स में लगा रहे हो पैसा, सीधी बात है ना, नाम से पता लग रहा है, तो इतना अमाउंट तो कैश ले जाके तो देंगे नहीं वहां पे, तो सीधी बात है वो बैंक से पे कर रहे हैं। वर्ड से आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से पे होगी, कहाँ पे रिसीव होगी। ये सब जैसे ही आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। बस बेसिक जो क्वेश्चन है वो देख लो आप अभी। देखो शेयर्स में पर्सनल, शेयर्स में से 50,000 रुपए लगाए थे, मतलब शेयर्स के लिए सुनील ने क्या किए थे, 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो इन्वेस्ट कर रहा है वो अमाउंट को, तो सीधी बात है बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक से हम क्या करेंगे, -50,000 रुपए बैंक से कर देंगे, और कैपिटल से भी -50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, न्यू केसन देख लेते हैं इसकी हम वैसे ही। 26,900 रुपए कैश में से कोई इफेक्ट नहीं आए, जो कि आपके बैंक में कितने रुपए थे, 75,000 रुपीज के, 50,000 माइनस हो गए, कितना बता, कितना बचा, 25,000 रुपए। बिल्डिंग एंड फर्नीचर के 1,00,000 रुपए वही नोट कर देगा, हम इसमें वही लिख देंगे। ठीक है, स्टॉक वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई इफेक्ट डेब्टर्स में भी नहीं आया, क्रेडिटर्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट जो है किसमें है, कैपिटल में और बैंक में आया है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका 2,03,500 रुपए था, जिसमें से आप माइनस कर दोगे 50,000 रुपए, कितना हो जाएगा, 1,53,400 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, कितना था हमारा पहले कैपिटल का, 2,03,400 थे, 50,000 रुपए माइनस हो गया, कितना हुआ, 1,53,400 रुपए होगा, 1,53,400 रुपए। ठीक है, 12th ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है। 12th में रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200 रुपीज, हमें इंटरेस्ट के रूप में 200 रुपए रिसीव हुआ है, तो सीधी बात है कैश हमारा प्लस में होगा, कैपिटल में भी 200 रुपए बढ़ जाएंगे।
देखो 200 रुपये हम क्या करें, कैश में बढ़ा दे रहे हैं, ये देखते हैं ना, बढ़ा रहे हैं ना, और 200 रुपये हमारे कैपिटल में भी बढ़ जाएंगे और कहीं नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रिसीट हो रहा है हमें पैसा, कैश में ही हो रहा है। तो सीधी सी बात है, 200 रुपये हम बढ़ा देंगे कैश में और 200 रुपये हम कैपिटल में बढ़ा देंगे। तो आपका जो कैश था 200 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा, 26,900 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 27,100 रुपये हो जाएगी, 27,100 रुपीज बढ़ जाएंगे, ठीक है, 27,100 रुपीज हो जाएंगे ये बढ़ के, ठीक है। और सारी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सेम रहेगी, न्यू इक्वेशन भी। आपको और किसमें चेंजेस आएगा, कैपिटल में आएगा। जो आपका 1,53,400 रुपए वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 1,53,600 रुपए, क्योंकि 200 रुपए हमारे बढ़ गए हैं। तो वैसे हम देख लेते हैं 13 क्वेश्चन, 13 ट्रांजेक्शन, सॉरी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 13 ट्रांजेक्शन में क्या है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, मतलब इंट्रोड्यूस, जो सुनील है वो नई कैपिटल लगा रहे हैं, नए पैसे, नए अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। तो सीधी बात है, कैश बढ़ जाएगा हमारे 25,000 रुपए, कैपिटल में भी 25,000 रुपए बढ़ जाएंगे। देखो 25,000 रुपए हम कैश में ऐड कर दे रहे हैं और 25,000 रुपए कैपिटल में कर देंगे, और कहीं चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि न्यू कैपिटल लगा रहे हैं वो जो सुनील है, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। तो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करें बिजनेस में कैश के रूप में, तो कैश कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए ऐड हो जाएगा और कैपिटल में 25,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो जो आपका 27,100 रुपए था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 52,100 रुपए हो जाएगा, 25,000 बढ़ जाएंगे तो, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन वो सारी ऐसी रहेंगी, और चेंजेस इसमें आएगा आपका कैपिटल में, जो आपका 1,53,600 रुपए था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 1,78,600 रुपीज। यहाँ तक कहीं दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो वैसे इसी में आपको समझ आएगा, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक नहीं आया है, तो मैं दोबारा से वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक को, ठीक है। 14 ट्रांजेक्शन में क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज। जैसे कि मान लीजिए जहां हमारे स्टॉक रखा हुआ था वहां पे किसी कारण आग लग जाती है, तो 500 रुपए का सामान हमारा क्या हो गया, खराब हो गया फायर में, मतलब आग में 500 रुपए का सामान हमारा खराब हो गया है। तो कितना क्या होगा इसमें, देखो हम क्या करेंगे, स्टॉक में 500 रुपए माइनस कर देंगे और कैपिटल से 500 रुपए माइनस कर देंगे। देख लेते हैं, आपको दिखाई देगा। हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक से 500 रुपए माइनस कर दे रहे हैं और कैपिटल से 500 रुपए माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी वो देख लेते हैं एक बार। ये जो 9,000 रुपीज है यहाँ से है, गलती से यहाँ हो गया, कोई नहीं आप चेंज कर देना। जो 9,000 रुपीज है वो किसके हैं, डेबिट के, थोड़ा ये दिक्कत आ गई, कोई नहीं आप ये क्या करिएगा, जो कॉलम है यहाँ का है, ठीक है, 9,000 रुपए यहाँ जाएंगे, सॉरी डेबिटर्स यहाँ आ जाएगा और 9,000 रुपए यहाँ आएंगे, ठीक है, वो गलती से हो गया है। क्या हो रहा है इसमें, देखो फायर के 500 रुपए, फायर स्टॉक माइनस हो जाएगा हमारा और कैपिटल से भी हम 500 रुपए माइनस कर देंगे। फाइनल इक्वेशन किस हिसाब से बनाएंगे हम देख लेते हैं। 52,100 रुपए, यही था ना लास्ट इक्वेशन में, ये मैच कर लेते हैं। हाँ 52,100 रुपए हमारे कैश के रहेंगे, ठीक है। 25,000 रुपए हमारे बैंक के रहेंगे जो कि थे फाइनल इक्वेशन में। 1,00,000 रुपए हमारा फर्नीचर है, फाइनल इक्वेशन जो आया है, जो आपका 44,000 होगा शायद स्टॉक में, हाँ 44,000 था, जिसमें से 500 रुपए हमारे माइनस हो गए, जो 500 रुपए का सामान हमारा जल के खत्म हो गया था, तो कितना होगा, 43,500 रुपए आपका स्टॉक बचा है फाइनल इक्वेशन तक। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, कोई नहीं, क्रेडिटर्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग अलग है, ठीक है, वो पिछले वाले से कॉपी कर देना, कोई नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ आ जाएगा और क्रेडिटर्स साइड में 50,000 रुपए हमारे क्रेडिटर्स के हैं, 1,500 रुपए हमारे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के। तो कैपिटल हमारी कितनी है, हमारी 500 रुपए माइनस हो गए थे, कितना था हमारा 1,78,600 था, जिसमें से 500 रुपए माइनस हो कितना बचा 1,78,100 रुपीज। तो इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं सही है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड एसेट साइड होगी हमारी, राइट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी साइड होगी। तो देखते हैं दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, आप प्लस करिए, कमेंट करिएगा कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो आपका क्या काम है,
आप देखेंगे एसेट साइड में कितना अमाउंट आ रहा है और लायबिलिटी साइड में कितना अमाउंट आ रहा है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये सही है कि नहीं ये भी आप बताएंगे। अगर ये इक्वल हैं, अगर दोनों बराबर हैं, मतलब एसेट साइड और प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, अगर ये दोनों अमाउंट बराबर हैं तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन सही है पूरा, ठीक है। उसके बाद एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो देख लेते हैं क्या है इसमें। गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ईच, गिव एन एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। उसमें कुछ टाइप्स की हमें ट्रांजैक्शन दी गई है और कुछ एग्जांपल्स है वो समझेंगे हम कैसे हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या, इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। मतलब हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा एसेट्स है जो कि बढ़ता है साथ ही साथ दूसरा एसेट्स उसमें कम हो जाता है। एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट्स उसमें से घट जा रहा है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं, जो गुड्स होता है बिजनेस के लिए क्या होता है, एक एसेट्स होता है ना, करंट एसेट्स होता है। और कैश भी हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अगर बिजनेस ओनर कुछ सामान खरीद रहा है सेल के पर्पज से तो उसके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, जो स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, प्लस जा रहा है, बढ़ रहा है। और कैश पेमेंट कर रहे हैं वहां पे, कैश या बैंक जो भी करेगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो ये इसका आंसर ये होगा, देखो इंक्रीज इन वन एसेट्स, इंक्रीज हो रहा है वन एसेट्स, तो हम क्या करें, परचेस गुड्स कर रहे हैं तो एक एसेट्स हमारा बढ़ रहा है। डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, डिक्रीज हो रहा है दूसरे एसेट्स। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, एसेट्स है वो हमारे लिए, वो बढ़ रहा है, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा एसेट्स हमारा कम हो रहा है। तो परचेस गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को हम परचेस कर रहे हैं तो सीधी बात है एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वही कैश हम पेमेंट कर रहे हैं स्टॉक वो गुड्स को खरीदने के लिए, तो कैश हमारा कम हो रहा है, तो सीधी बात है एसेट्स हमारा कहीं ना कहीं डिक्रीज भी हो रहा है। एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इसका क्या होगा, देखो सेम सीधी बात है, इसमें हमने पेमेंट कर दी, उसमें पेमेंट भी करेंगे, लायबिलिटी तभी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो सीधी बात है एसेट्स हमारे इंक्रीज होगा, उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, उधार सामान खरीद रहे हैं तो सीधी बात है लायबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी। हम क्रेडिट में कोई सामान खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी, समझ गया। मतलब परचेस गुड्स, एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर हम उधार सामान खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है ना। तो वही है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। इजी है क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली आप समझ जाओगे और क्लियर कर दो क्वेश्चंस, ठीक है, आ जाएंगे, आपको अच्छे से समझ आएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। हम क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं पर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। बताओ क्या करेंगे हम, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, तो क्या करेंगे, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सीधी बात है एसेट्स बढ़ेगा और ओनर की कैपिटल भी बढ़ेगी, और यही होगा ना स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अगर कोई ओनर है 25,000 रुपए 50,000 रुपए बिजनेस के अंदर लगा रहा है तो सीधी बात है कैश भी बढ़ेगा उसमें, है ना। जैसे हमने ट्रांजैक्शन देखा था, अगर कोई भी अमाउंट इसमें देखो, जैसे एग्जांपल भी देखो आप, मैं एग्जांपल के साथ ही आपको समझा दे रहा हूं, ऐसे नहीं आएगा आपको। थर्ड वाला बता रहा हूं, एक बार देख लेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। देखो सुनील जो थे बिजनेस स्टार्ट करें कितने से, 1.5 लाख रुपए से। तो देखो वो क्या करें, पहले एसेट्स को भी लिख रहे हैं, इसमें एसेट्स को नोट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, 1.5 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। देखो एसेट्स उनका इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब समझे मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो एसेट्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं कैपिटल भी इंक्रीज हुई है इसमें, समझियोगे इतना। मैं समझता हूं, अगर नहीं आ रहा फिर से आप बता दीजिएगा, मैं थोड़ा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। मतलब ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें से हमारा एसेट्स भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो सीधी बात है, कैश हमारे लिए एसेट्स होता है और लायबिलिटीज भी, कोई सामान हम खरीद रहे हैं उधार में तो वो भी लायबिलिटी होती है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट करें क्रेडिटर्स को। हमने किसी से उधार सामान खरीद लिया है, किया है ना, फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम उनकी क्या करें, पेमेंट कर रहे हैं। तो एसेट्स जो हमारा कैश है, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्या होगा उसमें, एसेट्स कम होगा, क्योंकि कैश हमारे लिए एक एसेट्स है, इतना समझ लेना। और लायबिलिटी
क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी में आता है, तो सीधी बात है लायबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि हमने किसी से अगर 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया उधार, हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो सीधी बात है जो हम पे 5,000 रुपए उस पे कर्जा था जो हमें उसे पे करना था फ्यूचर में, तो हम पे कर रहे हैं, तो सीधी बात है हमारे एसेट्स, कैश भी कम हो रहा है तो एसेट्स कम हो रहा है, हम पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि एक जो कर्जा था हमारे सिर से उतरा, मतलब कम हो गया है, तो लायबिलिटी भी कम हो गई है। ठीक है, फिफ्थ में क्या था हमारे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ऑर्डिनरी कैपिटल। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें एसेट्स भी कम होते हैं, डिक्रीज होता है, और ऑर्डिनरी कैपिटल भी डिक्रीज होती है। तो किसी एसेट्स पे अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो ऑर्डिनरी की कैपिटल भी डाउन होती है उसमें, है ना, तो वो कर सकते हो सीधी वाली डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। दूसरे एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड का बहुत एग्जांपल ले दिया आपको, फिर दे दे रहा हूं। इसी व्हाइट बोर्ड है, अगर मैंने इसे 1,000 रुपए में खरीदा है, वही मैं इसे 2-3 साल में आके सेल करता हूँ, वो 500-600 इसी में जाएगा, है ना, 400 रुपए हमारा क्या होगा, वैल्यू डाउन हो गई। तो ये क्या, और एसेट्स जो मैं इसमें 1,200 रुपए लगाया था उसकी वैल्यू आज कितनी, 600 रुपए है, तो सीधी बात है इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, मतलब कैश माइनस हो रहा है, कैश क्या है, एसेट्स है ना, डिक्रीज इन एसेट्स, कैश माइनस हो रहा है, जो 1,200 से जो 600 हो गए, 600 रुपए जो माइनस हो गए हमारे, सॉरी 1,000 से जो 600 रुपए, 1,000 का 600 रुपए अब है वैल्यू, जो पहले 1,000 रुपए में मैंने जो खरीदा था, जो अब आज मैं इसको सही करना गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 600 रुपए, जो 400 रुपए हमारे कम हुए हैं, तो क्या हुआ है, एसेट्स कम हुआ है। ठीक है, और सीधी बात है मेरी कैपिटल, मैंने इसमें कैपिटल लगाए थे 1,200 रुपए, वो 1,000 रुपए, वो आज कितना है, 600 रुपए है, तो सीधी बात है मेरी कैपिटल भी माइनस हुई है इसमें 400 रुपए। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा था 1,000 रुपए में, ठीक है, आज इसकी वैल्यू है 600 रुपए, तो क्या हुआ इसमें 400 रुपए मेरे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो वैल्यू डाउन हो रही है, तो सीधी बात है एसेट्स भी माइनस हो रहा है, और मेरी जो कैपिटल थी 1,000 रुपए वो भी माइनस हो रही है इसमें। ठीक है, 6 में क्या है हमारा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन ऑर्डिनरी कैपिटल। ऐसा क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और ऑर्डिनरी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा इसमें, मैं बताता हूँ, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल, इनटू वर्बो आईटीओ बल्कि से हो गया, इनटू वर्बो एंड गलती से नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है पर ऑर्डिनरी कैपिटल बढ़ रही है। मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे कि कोई बिजनेस है, 1 या 2 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, या फिर 1 ही लोग कर रहे हो, जो भी हो, उसमें क्या हो रहा है, बिजनेस को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, किसी पार्टनर ने क्या किया, उधार पैसे दे दिए बिजनेस में, पर में 50,000 रुपए दे दिए उसमें उधार में, वो फ्यूचर में क्या बोलता, कोई नहीं ये उधार में मत मान लीजिए आप, मैं क्या करता हूँ इसे कैपिटल के रूप में लगा देगा। उसने क्या किया, वो जो लोन था उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई, एक कैपिटल हो गई। देखो पहले क्या था, वो लोन था, पहले क्या था, वो एक लोन था। लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है ना, लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। जो पार्टनर था बिजनेस का या ओनर था बिजनेस का, उसने क्या किया, लोन दिया पहले बिजनेस को पैसे की जरूरत थी, अमाउंट की जरूरत थी तब, फिर बाद में क्या पैसे लेता है, ये जो लोन है जो भी 50,000 रुपए, इसको आप क्या करो, कैपिटल में लगा दो, इसको आप क्या करो, कैपिटल में ऐड कर दो। जो 50,000 रुपए मैंने लोन दिया है बिजनेस को, उसको आप क्या करो, कैपिटल में लगा दो। सीधी बात है, जो जब वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया तो सीधी बात है लायबिलिटीज जो थी हमारी वो खत्म हो गई, तो डिक्रीज हो गई लायबिलिटीज, है ना, और इंक्रीज हो गया क्या, ऑर्डिनरी कैपिटल। जो लोन लेते वक्त, लेने से पहले या लेने तक जो कैपिटल थी, जो भी अमाउंट होगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी होगा, 50,000 रुपए और बढ़ गए कैपिटल में, है ना, जो एक टाइम पे लोन पे थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो 50,000 रुपए क्या हो रही है, कैपिटल में भी ऐड हो जा रहे हैं। तो यही होगा इसमें, डिक्रीज इन लायबिलिटीज कम हो रही है, और इंक्रीज इन ऑर्डिनरी कैपिटल, ऑर्डिनरी की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, तो कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल कर देना वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ नए तरीके से, तो ये जान लेना आप। ठीक है, 7 ट्रांजैक्शन में क्या है, 7 ट्रांजैक्शन में आपका इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, इंक्रीज हो रही है एक लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या इसमें एक्सेप्टेड बिल पेबल्स फ्रॉम क्रेडिटर्स,
याद कर लेना। कैसे करूँगा मैं बता देता हूँ। बिल्स पेबल हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर है शायद, सेकंड ही है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं नए नए, तो इसको समझने से पहले एक बार आप वो पिछली जो क्लास है वो आप कवर कर दीजिएगा। पिछले चैप्टर्स हैं, अगर आप बीच में उनको स्किप करके ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा समझ आपको। तो आप क्या करो, पहले वो जो प्रीवियस क्लासेस है उसको आप पहले देखो। तो बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अभी नहीं आएंगे समझ, पहले वो आप देखिए। कुछ अकाउंट्स के बेसिक वर्ड्स हैं वो आप वहां पे देखिए, तब आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी लायबिलिटी घट रही है। कैसे घट रही है, एक्सेप्ट करें हम किसको, बिल्स पेबल को। मतलब हम क्रेडिटर्स से क्या किए थे, कुछ पहले की जो लायबिलिटी थी वो लिए थे हम, पहले कोई लायबिलिटी क्रेडिटर से चल रही होगी तो हमने क्या किया, उस लायबिलिटी का बिल्स पेबल दे दिया, उस बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हमें कोई बिल पे करना है फ्यूचर में, तो क्या हो गया, दूसरी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है। मतलब समझे आप, एक बिल पेबल को हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो दूसरी लायबिलिटी जो है हमारी वो कम हो जाएगी। एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब नई लायबिलिटी हमारे पास आ रही है। जो पिछली लायबिलिटी जो पिछले कर जाता उसका हमने क्या किया, उसका बिल्स एक्सेप्ट कर दिया, तो सीधी बात है वो कम हो गई है वो, ठीक है। ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देना। इसको मैं क्या आगे आपको अपने आप आ जाएगा, जो आप हम आगे चैप्टर्स में समझेंगे ना, कई सारे चैप्टर हैं हमारे, जर्नल है उसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इस लाइन को मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया है अच्छे से, अगर आगे तो अच्छी बात है, नहीं आया समझ तो आगे चैप्टर्स में आ जाएगा आपको। ट्रांजेक्शन 8 में क्या है वो देख लेते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन ऑर्डिनरी कैपिटल। मतलब ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ती है और ऑर्डिनरी कैपिटल कम होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट हमने तो ले लिया है ना, पर उसकी पेमेंट नहीं की है, उसी पर हम पे कर्जा बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है ऑर्डिनरी कैपिटल, सीधी बात है उसका जो अमाउंट है कैपिटल में से ही डिडक्ट होगा, तो ऑर्डिनरी कैपिटल से कम होगा वो, तो सीधी बात है ये होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बच्चों यही क्लास में यही कंप्लीट करता हूँ, आगे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। तो आप एक काम करिए, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसको आप एक नई नोटबुक में बनाइएगा, जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। तो जाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जितने भी आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो तो आपके दोस्त हैं, उनको आप ये हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं मेरी टीम जो है और मैं हूँ इसमें कॉमर्स का पूरे जितने भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का हो चाहे अकाउंटेंसी का हो, फ्यूचर में वो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स भी आएंगे। तो इनके सिलेबस जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जितने भी क्लासेस हैं, जितना भी सिलेबस है हमारा, इनकी क्लासेस हम ब्रह्मास लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर में हो सकता है लाइव क्लासेस भी आए, तो पूरी मतलब जो तैयारी होती है क्लास 11th वाली का पूरी करवाएंगे अपनी तरफ से। आप कोशिश करिए जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए इसको, जितना से कॉमर्स स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाइए तो उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि सेल्फ स्टडी में उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो बस इतना ही था आज की क्लास में। तो